एकता को सामाजिक एकता को क्या लगता है, आघात लगता है। सामाजिक एकता को आघात लगता है मतलब सामाजिक एकात्मता जो है वहाँ पर खंडित हो जाती है, क्योंकि लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। क्योंकि जब देखो जैसे एक होता है प्राइड, घमंड और प्राइड में क्या है, दोनों में अंतर है। और जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हमारे घमंड के सामने हमें दूसरा कुछ भी दिखाई देता नहीं। तो जब संप्रदायवाद धर्मवाद निर्माण होता है या संप्रदायवाद या धर्मवाद की भावना मनुष्य के अंदर निर्माण होने लगती है, पनपने लगती है, तो उसके आगे मनुष्य को कुछ भी दिखाई देता नहीं। और सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता को कैसे साधेंगे। और जब सामाजिक एकता ही नहीं होगी तो राष्ट्रीय एकता होगी क्या, राष्ट्रीय एकात्मता ही नहीं होगी। लोग जो है धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो कभी भी एकत्रित हो पाएंगे क्या। और जब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो वहाँ पर राष्ट्रीय एकात्मता जो है वो ज़रूर क्या होगी, खतरे में पड़ेगी। हम सभी को इस धार्मिक संप्रदायवाद के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक है। और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सभी को इस धार्मिक संप्रदाय के साथ जो है पूरी ताकत से प्रभावी तरीके से इससे लड़ना आवश्यक है। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुल मिल जाना चाहिए। अपने धर्म का सम्मान तो हमें करना ही चाहिए, और लेकिन उसके साथ साथ सभी धर्म के लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। घुल मिलकर यानी क्या, मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी तो राष्ट्रीय एकात्मता बनी रहेगी। एक दूसरों के पर्वों, तीज त्योहारों मतलब सुख दुख में जो है हमें हिस्सा लेना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। और हमारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को, फिर चाहे वो सामाजिक हो आर्थिक हो, उन समस्याओं को हमें धर्म के साथ जो है वो नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा जोड़ते हैं तो उसका विपरीत परिणाम होता है। धार्मिक सौहार्दता क्यों नष्ट होती है, इसके लिए कौन से आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण है, इनकी हमें खोज करनी चाहिए। धार्मिक सौहार्दता यानी क्या, सभी धर्म के प्रति सही तरीके से सोचने की क्षमता जो है वो क्यों नष्ट होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक ऐसे कौन से कारण है, इसके बारे में हमें क्या करनी चाहिए, छानबीन या खोज करनी चाहिए। और संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ़ करने का यही एकमात्र उपाय है। और संप्रदाय को नष्ट करके हमें अपने देश की राष्ट्रीय एकात्मता को बनाए रखने के लिए, दृढ़ करने के लिए, सक्षम करने के लिए हमारे देश से संप्रदायवाद, धर्मवाद जो है पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, मिटाना चाहिए, उसे जड़ से उसे निकालना चाहिए। तभी हमारी देश की राष्ट्रीय एकात्मता क्या रह सकती है, अबाधित रह सकती है। और जब राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित रहेगी तो हमारे देश की प्रगति जो है वो सही तरीके से सही दिशा में ज़रूर होगी। हमारे देश के समक्ष अगर कोई आंतरिक चुनौती या आंतरिक समस्या होगी तो वो है प्रांतवाद या प्रदेशवाद। ये भी हमारे देश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती या बहुत बड़ी समस्या है, कि जिसकी वजह से भी देश की एकात्मता और शांति जो है वो क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, खंडित हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है वो हमने देखे भी है। प्रदेशवाद कब प्रबल बनता है, संक्षेप में उत्तर भी है और टिप्पणी के लिए भी प्रदेशवाद है, तो अच्छे से देखिए। प्रदेशवाद जिसे प्रांतवाद भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पाठ में प्रदेशवाद शब्द है तो आप प्रदेशवाद ही शब्द जो है वो याद रखिए। जिस प्रकार मनुष्य को, लोगों को अपने धर्म के प्रति क्या रहती है, आत्मीयता रहती है, अपने धर्म के प्रति प्रेम भावना, अपनापन रहता है, उसी प्रकार या उसी तरह लोगों को अपने
प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह मतलब हद से ज़्यादा प्रेम या हद से ज़्यादा अपनापन जो है वहाँ पर जब निर्माण होता है अथवा अभिमान रखना ही क्या कहलाता है, प्रदेशवाद कहलाता है। मतलब मेरा प्रांत या मेरा प्रदेश ही श्रेष्ठ है। जब ऐसी भावना या ऐसा अभिमान लोगों के मन में निर्माण होता है तब क्या उसे क्या कहते हैं, प्रदेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदेशवाद। प्रदेशवाद कब प्रबल बन जाता है या कब प्रबल बनता है, अपने प्रदेश के प्रति अति अभिमान रखने से प्रदेशवाद जो है वो प्रबल बनता है। हम अपने प्रदेश या अपने प्रांत को क्या मानने लगते हैं, श्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरे प्रांत अपने प्रांत के प्रति हम अभिमान रखने लगते हैं। और जब ये प्रबल बन जाता है, हावी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदेशवाद कहते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, इस रूप में अपनी पहचान कराना अलग बात है। क्या है, मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, इस रूप में अपनी पहचान कराना क्या है, एक अलग बात है। परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ इसलिए मैं दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ, इस तरह की भावना रखना अनुचित प्रतिभिमान हो जाता है। मतलब मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ और इसलिए मैं दूसरे प्रांतों के लोगों से क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ, विशिष्ट हूँ, मैं कुछ क्या हूँ, खास हूँ, मेरे में कुछ विशेष है। जब ऐसी भावना हम रखना क्या है, अनुचित है, गलत है। इसे क्या कहते हैं, घमंड कहते हैं। यहाँ पर दिया भी है, अनुचित प्रांतभिमान हो जाता है। अनुचित मैंने गलत, अपने प्रांत के प्रति जो है मन में क्या निर्माण होने लगता है, घमंड या अभिमान जो है वो मन में आता है, निर्माण होता है। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाली आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुराभिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और ऐसी मानसिकता या ऐसी सोच जब मनुष्य में पनपने लगती है तो क्या निर्माण होता है, अनुचित प्रांत दुराभिमान, गलत। हर व्यक्ति को अपने प्रांत के प्रति अभिमान जरूर होना चाहिए, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा होने लगता है, उसके आगे उसे दूसरा कुछ दिखाई ना दे, तब क्या हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम जो हो सकता है और उसके कारण विकृत स्वरूप भी क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। पहला पॉइंट हम क्या होगा इससे, अपने प्रदेश के प्रति अभिमान रखने को क्या कहते हैं, प्रदेशवाद कहते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ अथवा विशिष्ट होने की भावना रखने से प्रदेशवाद को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे प्रांत के लोगों से हम क्या है, श्रेष्ठ है। प्रांताभिमान के कारण प्रदेश के प्रति होने वाली आत्मीयता को विकृत स्वरूप जो है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब हम अपने ही प्रांत या अपने प्रदेश के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका विकृत स्वरूप भी क्या हो सकता है, प्राप्त हो जाता है। और उसका परिणाम किस में हो सकता है, दंगे फसाद में भी हो सकता है। विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। विकास कार्य में मतलब प्रांत का, अपने प्रांत या प्रदेश का विकास असंतुलन मतलब सही नहीं हो, तो जब असंतुलन उत्पन्न होने कर भी प्रदेशवाद को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। मतलब इस प्रांत का ज़्यादा विकास हुआ है, हमारे प्रांत का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, इस कारण से भी किसको बढ़ावा मिलता है, प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हवा मिलती है, तो वैसे ही बढ़ावा मिलता है ऐसी बातों से या ऐसी घटनाओं से। स्वतंत्रता के पश्चात
देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ राज्य आर्थिक रूप से क्या हो गए, पिछड़ गए। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लोकतांत्रिक देश के सामने जो चुनौतियां थी उसके चलते कुछ राज्यों की क्या हो गई, अधिक प्रगति हुई तो कुछ राज्य की तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से मतलब बहुत सारी सुविधा से क्या हो गए, पिछड़ गए यानी पीछे रह गए। यहाँ पे देखो उदाहरण, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ। अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु इन राज्यों का आर्थिक रूप से, औद्योगिक रूप से यानी क्या, अगर हम यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में देखेंगे, गुजरात वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारी औद्योगिक विकास यानी क्या, बहुत सारी कंपनियां जो है, उद्योग धंधे जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक और औद्योगिक रूप से जो है यहाँ पर क्या हुआ है, ज़्यादा विकास हुआ है। और परंतु दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न भी देखिए, औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से किन राज्यों का विकास हुआ। संकल्पना चित्र के लिए कौन 4 राज्य है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु, ये 4 राज्य हैं जिनका स्वतंत्रता के बाद आर्थिक और औद्योगिक रूप से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। परंतु अगर हम दूसरे राज्यों की बात यहाँ पर करते हैं, दूसरे राज्य कौन से, ओडिशा, बिहार, असम जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए। अभी वो जानबूझकर उनका विकास नहीं हुआ क्या, नहीं, वैसी उस समय की परिस्थितियाँ वैसी होगी, उस समय की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ वैसी होगी, इसलिए उनका विकास उस समय जो है वहाँ पर हुआ नहीं। तो कौन से राज्य थे वो, ओडिशा, बिहार, असम जैसे राज्य थे जिनका आर्थिक और औद्योगिक रूप से जो है वहाँ पर विकास उनका हुआ नहीं, जिसके चलते और वो क्या रह गए, अविकसित रह गए। आर्थिक विकास और सुधार की प्रगति, आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की क्या है, नींव है। किसी राज्य का आर्थिक और औद्योगिक विकास होना उस राज्य की क्या है, प्रगति है उसकी। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति कर सकते हैं। और जिन राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक विकास होता है वो राज्य अन्य क्षेत्रों में भी क्या करते हैं, अपनी प्रगति करते हैं। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, मतलब वहाँ पे एजुकेशनल भी बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है पढ़ने की, स्वास्थ्य संबंधी नए नए दवाखाने वहाँ पर खोले जाते हैं, संस्कृति का विकास होता है और अन्य क्षेत्रों में मतलब औद्योगिक भी विकास वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र की भी प्रगति हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। जिन राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता है वे राज्य, क्योंकि जो राज्य आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से क्या है, सक्षम है, वे राज्य बाकी क्षेत्र में भी क्या करते हैं, अपनी प्रगति वहाँ पर करते हैं। लेकिन जो राज्य, वे राज्य यानी क्या, जो राज्य शैक्षिक यानी क्या, एजुकेशनल एवं नागरिक सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ जाते, मतलब पीछे रह जाते हैं। उन्हें लोगों की, सर्वसामान्य नागरिकों की सुविधाएं भी उन्हें क्या नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। इन राज्यों को विकास के वे अवसर प्राप्त नहीं होते और ऐसे राज्यों को, क्योंकि उनके आर्थिक प्रगति न होने के कारण दूसरे भी
उन्हें विकास के अवसर जो है, प्रगति के अवसर भी उन्हें प्राप्त होते नहीं, जो प्रगत राज्यों के लोगों को उपलब्ध रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस राज्य के जो राज्य प्रगतिशील है, जाहिर सी बात है वहाँ के उस राज्य के लोग भी क्या होंगे, प्रगतिशील होंगे। उन्हें भी बहुत सारी सुविधाओं का क्या मिलता होगा, लाभ वहाँ पर मिलता होगा। वे राज्य शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसी समस्याओं से त्रस्त रहते हैं। जो राज्य की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति नहीं होती है, वो राज्यों के सामने कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, शैक्षिक मतलब पढ़ाई से संबंधित, पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन मतलब वहाँ पर जो है स्कूल कॉलेजेस जो है वहाँ पर जितने अध्ययन हमें देखने को मिलते नहीं, बेरोजगारी वहाँ पर होती है, दरिद्रता जैसी समस्याओं से वो राज्य क्या रहते हैं, ग्रस्त यानी परेशान रहते हैं। इससे अलग अलग राज्यों के बीच की सौहार्दता नष्ट हो जाती है। सौहार्दता मतलब एक दूसरे के अलग अलग मतलब एक राज्य के प्रति जो अपनेपन की जो भावना है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मतलब तुम्हारी ज़्यादा प्रगति हुई है, मेरी ज़्यादा, हम आपस में ही अगर आजू बाजू हम रहते हैं, अगर एक ने ज़्यादा प्रगति कर ली और दूसरे की बिल्कुल नहीं हुई, तो हम उसकी तरफ कौन सी भावना से देखने लगते हैं, हीन भावना से हम उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि हमारी प्रगति नहीं हुई इसलिए। तो अलग अलग राज्यों के बीच की जो है वो सौहार्दता जो है वो क्या होती है, नष्ट होती है। अपनापन जो है वो धीरे धीरे करके नष्ट होता है और इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। और इसी का परिणाम जो है किस पर होता है, राष्ट्रीय एकात्मता पर हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय एकात्मता जो है वहाँ पर खंडित होती है। अतः हमें इस आर्थिक असंतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए। और ये आर्थिक समस्या का असंतुलन जो मतलब एक राज्य की मतलब बाकी राज्य की प्रगति ज़्यादा और दूसरे राज्यों की प्रगति कम, इस असंतुलन को या इस आर्थिक असंतुलन की समस्या को हमें जल्द से जल्द हल कराना होगा, ताकि लोगों के प्रति, एक दूसरे राज्य के प्रति हीन भावना जो है वो क्या हो, मन में निर्माण न हो। लोग जो है एक दूसरे की तरफ सम्मान और आदर से देखें, अपनेपन से देखें। इस दृष्टि से हमारी सरकार जो है वो क्या है, प्रयत्नशील है कि कौन सी समस्या को हल करने के लिए, आर्थिक असंतुलन की समस्या को हल करने के लिए। प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत दोनों राज्यों को प्रभावित करता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रदेशवाद जो है सिर्फ किसे प्रभावित करता है, अप्रगत राज्यों को ही प्रभावित करता है, नहीं। प्रदेशवाद या प्रांतवाद जो है वो दोनों को प्रभावित करता है, चाहे वो प्रगत हो या अप्रगत। हम प्रगत है क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति ही मूलतः श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर क्या आने लगता है, प्रगत जो प्रगतिशील राज्य है उनमें क्या आने लगता है, घमंड आने लगता है कि हम क्या है, श्रेष्ठ है, हमारे प्रदेश का इतिहास श्रेष्ठ है, हमारे क्षेत्र की संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ का ये फेमस है। ये भावना जो है, इस श्रेष्ठत्व की भावना जो है मन में क्या होने लगती है, पनपने लगती है प्रगत राष्ट्रों के मन में। और इसी प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। और परिणामतः वे अविकसित राज्यों के लोगों को क्या समझने लगते हैं, हीन समझने लगते हैं, अपने से कम, मतलब हम श्रेष्ठ हैं, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना जो है उन लोगों के अंदर जो है वो निर्माण होने
लगती है। हमारी इतनी प्रगति हुई है, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, ये भावना निर्माण होने लगती है। और वे दूसरे अविकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने लगते। हीन यानी क्या? अपने से कम। वे लोग अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और वही मतलब हमारे राज्य का या हमारे प्रांत या प्रदेश का विकास हुआ है तो बस हम अपना ही देखेंगे, हम दूसरे को इसमें सहभागी करेंगे नहीं। और इसलिए इसके लिए वो तैयार होते नहीं। साझेदार यानी क्या? साथ लेने के लिए, साथी बनाने के लिए कि चलो हम मिलकर कुछ काम करते हैं। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्र लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापन करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागरूक करनी पड़ती है। और इसके विपरीत मतलब इसके विरुद्ध जो है वो क्या होता है कि पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागरूक करनी पड़ती है। मतलब जिनका विकास हुआ नहीं और जो अविकसित है, ऐसे राज्यों के लोगों को लिए जो है उनके मन में प्रादेशिकता की अस्मिता जो है वो क्या करनी पड़ती है? जागरूक करनी पड़ती है। अपने प्रांत के प्रति उन्हें अब जागरूक करना पड़ता है। इसके लिए वे स्थानीय परंपरा और संस्कृति को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उसका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और कुछ संगठन, कुछ संस्थाएं इसी का फायदा उठाकर प्रादेशिक लोगों की परंपराओं, उनकी अस्मिता को जागरूक कर अनावश्यक ही स्थानीय परंपरा, वहाँ की संस्कृति को अनावश्यक बेवजह ही गौरव सम्मानित करके उसका उदात्तीकरण करके स्वयं को अलग सिद्ध करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और इसी से प्रदेशवाद को क्या मिलता है? बल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बल यानी क्या? ताकत प्राप्त होती है। क्योंकि विकसित राज्य अपने आर्थिक औद्योगिकता से अपने आप को प्रभावी बनाते हैं, तो अविकसित राज्य जो है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अलग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और इसी से क्या मिलता है? प्रदेशवाद को बढ़ावा वहाँ पर मिलता है। और प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता क्या होती है? बाधित होती है, खंडित होती है। और इसका परिणाम देश की एकात्मता पर होता है। देश की एकात्मता टूट जाती है। लोग जो है एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने भारत के सम्मुख कुछ ऐसी तो बहुत सारी आंतरिक समस्या है, लेकिन इस पाठ में जो है हमने भारत के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौतियों का जो है वो अध्ययन किया है। ऐसे देखा जाए तो भारत के सम्मुख जो है ऐसी बहुत सारी क्या है? चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। जैसे कि लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, हमारे देश की जनसंख्या का क्या देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारा देश जो है सेकंड रैंक पर है। स्वच्छता, आए दिन स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए क्या किए जाते हैं? लोगों को बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होते नहीं। कृषि और किसानों की समस्या है, तो दूसरी तरफ हमारा एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी किसानों और खेती की अपनी अपनी समस्याएं हैं। दरिद्रता, गरीबी, इतना साल होने के स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने साल होने के बाद भी आज भी हमें आर्थिक विषमता हमारे देश में देखने को मिलती है। कुछ लोग इतने अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मकान और 2 समय का भोजन, तो कहीं ऐसी भी परिस्थिति है जिन्हें
जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो भी कहीं पूरी नहीं हो पा रही। मकान, दो वक्त की रोटी जैसी अनगिनत समस्याएं आज भी लोगों के सामने हैं और लोगों के सामने के साथ साथ देश के सामने भी है। हम इन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे करके इन समस्याओं को भी क्या करेंगे, हम दूर करेंगे, इन पर भी विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब तक समस्याएं दूर नहीं होगी तब तक देश का पूरी तरह से विकास जो है वो होगा नहीं। अगले पाठ में हम आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ में क्या देखा कि हमारे देश के सामने कौन कौन सी आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करके देश को क्या करना है, अपना विकास करना है। और सिर्फ विकास ही नहीं करना है, देश में शांति और एकात्मता प्रस्थापित करना है और उसे बनाए रखना है। तभी क्या होगा, हमारा देश सही मायने में विकसनशील देश उभर कर विश्व के सामने आएगा।